हाय फ्रेंड्स, ये जियोमॉर्फोलॉजी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते क्या हैं, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक हमने पढ़ लिया है। अभी देखो उसके बारे में इतना भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहला वीडियो जाके। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वेदरिंग क्या होता है। हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस के ऊपर बात किया। पहले वीडियो में हमने एंडोजेनिक की बात की थी। सेकेंड वीडियो में हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात की, जिसके अंदर हमने ही बात किया कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग जिसमें हम चट्टानों को तोड़ रहे थे और क्या, और आपको बोला था इट इज अ इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू मतलब उसी जगह पे होती है, वो मूवमेंट नहीं होता उसके अंदर। अब दूसरी चीज आपको बताई थी मैंने कि वेदरिंग कितने टाइप की होती है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। करेक्ट, हमने डिस्कस किया था केमिकल वेदरिंग के बारे में। केमिकल वेदरिंग के बारे में भी 4 टाइप हमने डिस्कस किए थे, वो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। पहला टाइप क्या था भाई, हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कितने टाइप का, हमने सॉल्यूशन में क्या बोला था मैंने, कौन कौन से भाई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इजीली सॉल्युबल हैं, वाटर हैं, जो कि इजीली लीच हो जाते हैं। वो थे नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम। करेक्ट, ये क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। और दिया भी यार, पढ़ना भी तो हमें वही सब है ना। हम क्या कितनी नॉलेज हम लेके करेंगे, हमें से वो पता होना चाहिए जो एग्जाम में आता है, वो मतलब ज्यादा पूछा जाता है। नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा था हमने, कार्बोनेशन पढ़ा था, जिसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, दे इजिली लीच आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एसिड। उसके बाद थर्ड मैंने पढ़ा था हाइड्रेशन, वाटर की वजह से क्या होगा, वाटर जब मिनरल्स अब्सॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन। उसके बाद जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चलता रहेगा, लाइक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर लंबे टाइम तक चलेगा बिकॉज ऑफ द फटीग, रॉक के अंदर आएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा वो बीच में से। फिर पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन। करेक्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा, अपने इसका आयरन का होगा, मैग्नीज का होगा, ऐसे पढ़ा था हमने। तो ये तो हमने केमिकल वेदरिंग में हमने 4 टाइप अलग से पढ़ रखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। और सच बताऊं, जो रिसेंट वाली एनसीईआरटी है अभी 11th क्लास की, उसमें चारों पार्ट हटा दिया, पता नहीं किस खुशी में हटाया, बट इसने हटा दिया एनसीईआरटी ने। वैसे आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, नेट पे आप पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है वैसे। ठीक है, आपको ये साइट पे देख लेंगे, बहुत इजीली मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आज के दिन पे अभी फिजिकल वेदरिंग के बारे में, क्योंकि फिजिकल वेदरिंग केमिकल पढ़ लिया, अब फिजिकल को समझते हैं क्या होता है फिजिकल वेदरिंग भाई। चलिए देखिए, पहले फिजिकल वेदरिंग की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं मैं। वेदरिंग में दिमाग में रखिए कि वेदरिंग मतलब हो रहा है हम तोड़ने की बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स। अभी तक हम ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स पे ही हैं। अब आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं। देखिए एक ऐसे रॉक बना लेते हैं, सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, सब समझा दूंगा, पढ़ लेंगे हम लोग पूरा। आपको स्लाइड अब क्लियर रेडी है। अब यहाँ पे देखते हुए हमने एक ऐसे रॉक बनाया, इसके ऊपर भाई थोड़े पेड़ पौधे ऐसे उगा दिए, ऐसे उगे हुए हैं पेड़ पौधे। ठीक है, अब देखिए इसको सनलाइट मिल रहा है, इसमें कुछ लेयर बना देते हैं ऐसे, 2 3 4 ऐसे। अभी इसको नाम दे दो 1 2 3 4 और 5, 5 लेयर हो गए। अब बताइए, खुद आप सोचिए कि सनलाइट के एक्सपोजर में सबसे पहले कौन है, ए है, दैट इज 1, फर्स्ट वाली है। तो सबसे पहले अगर इरोड होगी, या सबसे पहले अगर वेदरिंग का इफेक्ट अगर होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत भी वेदरिंग हो रहा है, तो कहाँ पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 होगा, किस पे होगा, 1 पे होगा। करेक्ट, लेकिन अब एक बात और है, चलिए 1 पे वेदरिंग होगा, 1 का पार्ट हट जाएगा, फिर 2 पे होगा, 3 पे होगा, सो ऑन ऐसे होगा। लेकिन अब एक बात पहले बता देना चाहता हूं मैं, जब अभी अगर पूरा एज इट इज 1 2 3 4 में रखता हूं, तो क्या 2 के ऊपर 1 का वेट है ना, 3 के ऊपर 1 एंड 2 दोनों का वेट है, 4 के ऊपर 1 2 एंड 3 तीनों का वेट है, मतलब उसका लोड है ना यहाँ पे, और 5 के ऊपर क्या है, 5 के ऊपर के चारों लेयर का वेट है। तो जब हटती रहेंगी तो क्या होगा, अच्छा एक बात सोचिए, जब लेयर हटेंगी, जैसे 1 लेयर हटेगी तो सेकंड वाली एक्सपैंड नहीं होगी, आपको नहीं लगता है, फर्स्ट हटेगी तो सेकंड वाली एक्सपैंड होगी, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों हटेंगी तो थर्ड वाली क्या होगी, एक्सपैंड होगी, मतलब राइज होगा ना उसकी लेयर में। अगेन फोर्थ वाली 1 2 3 4 जब चारों हट जाएंगी तो फिफ्थ वाली एक्सपैंड होगी थोड़ी सी। तो कहने का मतलब है कि इसको बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने वर्ड, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं। अभी इसमें कहीं हमने केमिकल वेदरिंग की बात की, कुछ केमिकल की बात की, हमने नहीं बात की, हमने सीधा बोला कि भाई जब ऊपर वाली लेयर हटेगी तो नीचे वाली एक्सपैंड होगी। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि अगर सेकंड वाले पे फर्स्ट वाले का दबाव है तो एक्सपैंड कैसे करेगी वो।
ओके, अब जरा समझ लेते हैं ये हमारे एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, क्या पर्पज है इसका। ये देखिए, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन पहला टॉपिक है। रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स एंड लोड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इरोजन। पहला लेयर इरोड हो रहा है, आपको बताया मैंने, एंड इट कॉजेज द वर्टिकल प्रेशर रिलीजेस। जब पहली लेयर यहां से गायब हो जाएगी, चलो 2 लेयर भी मान लेता हूं मैं, 3 लेयर, 1 2 3, 1 2 3, तो पहली लेयर जब चली गई यहां से, तो दूसरी वाली तो एक्सपैंड हो गई ना थोड़ी सी, एक इसके ऊपर लोड कम हो गया, पहली वाली क्या हो गया, इरोड हो गई। तो वही तो यहाँ पे बात बोली जा रही है। एंड द वर्टिकल प्रेशर रिलीजेस विद द रिजल्ट दैट द अपर लेयर ऑफ द रॉक एक्सपैंड, प्रोड्यूसिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक मासेस। तो जब एक्सपैंड होगी तो थोड़ा सा टूटेगी, उसके अंदर फ्रैक्चर आएंगे। बहुत सिंपल है, एक्सपेंशन होगा तो कोई ना कोई तो क्रैक्स आएंगे ना उसके अंदर। एंड फ्रैक्चर विल डेवलप रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इन द एरिया ऑफ द कर्व ग्राउंड सरफेस। आर्क फ्रैक्चर्स टेंड टू प्रोड्यूस मैसिव शीट्स और एक्सप्लॉइटेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एक्सफॉइलेशन स्लैब्स। ये बताऊंगा क्या होता है, ये बताऊंगा आपको। एक्सफॉइलेशन सीड्स क्या होती है, ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंशन ड्यू टू द अनलोडिंग एंड द प्रेशर रिलीजेस में। अब देखिए, अब जरा एक्सफॉइलेशन अगर समझना है तो एक चीज आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये तो आपको समझेगा नहीं क्योंकि ये इतनी बेकार पिक्चर है, एनसीईआरटी की उठाई हुई है। लार्ज एक्सफॉइलेशन डोम इन द ग्रेनाइट रॉक नियर बोगनीर भुवनगिरी टाउन इन आंध्र प्रदेश। जरा ये समझिए, ये देखिए, अभी अब समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऊपर वाली लेयर क्या हो रही है, क्रैक होकर साइड हो रही है। नीचे वाली क्या, इसको डोम बोलते हैं, वैसे एक्सफॉइलेशन डोम बोलते हैं। ऊपर नीचे वाली क्या हो रही है, अगेन सामने आगे सेम क्या होगा, क्रैक्स इसके अंदर डेवलप होंगे। ये देखिए, और ये अच्छे से देखिए, ठीक है। जैसे जैसे हमें ऊपर वाली हट रही है, नीचे वाले में क्रैक्स डेवलप होंगे, आगे नीचे वाली हटेगी, फिर सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है। तो ये अब मुझे बताइए, क्या इसके अंदर कोई केमिकल वेदरिंग हुई है? कोई केमिकल वेदरिंग नहीं हुई है। अब बताइए, एक्सपॉलिशन बेसिकली क्या होता है? एक्सपॉलिशन इज नथिंग बट अ रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर एंड द एक्सपोजर ऑफ द सेकंड लेयर। आपने देख ही लिया यहाँ पे, ठीक है। ये है शीट, क्या होगी शीट, डोम देखिए, डोम ऐसे कर्व होगा, ऊपर का शीट होगी बहुत ही फ्लैट होगी, बात खत्म। और क्या है, ठीक है। अब एक्सपॉलिशन से बिल्कुल डरना नहीं है भाई, बस ये बता देना चाहता हूं मैं। और टर्म आपको समझा दिया मैंने, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, क्योंकि ऊपर की लेयर हटेगी तो नीचे वाले क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, बात खत्म। और कुछ है इसके अंदर? मेरे को तो कुछ नहीं लगता है इसके अंदर। चलिए, आप पढ़ ले, आपको मैंने पढ़ के बता दिया, तो इसके अंदर 2 से 3 लाइन के आपके नोट्स बन जाएंगे। और कुछ तो मुझे लगता है ऐसे 2-3 पॉइंट बन जाएंगे। एक्सपॉलिशन स्लैब भी बता दिए, एक्सपॉलिशन शीट भी बता दिया आपको। क्या हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंशन ड्यू टू द अनलोडिंग एंड ऑफ द प्रेशर एंड प्रेशर रिलीजिंग में मेजर्स 100 और इवन 1000 ऑफ मीटर्स इन, वो तो दिमाग लगाना नहीं है। लार्ज स्मूथ राउंड डोम्स आर कॉल्ड एक्सपॉलिशन डोम, रिजल्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़े। अब ये तो पहला टाइप हो गया, फिजिकल जो हम पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी, हम फिजिकल वेदरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी, तो पहला हो गया। सेकंड भाई, टेम्परेचर चेंज की वजह से। अब थोड़ा समझ लेते हैं, पहले समझने के बाद पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए, अगेन हमारा रॉक है, रॉक के ऊपर मैंने ऐसे सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर। सिंपल सी बात है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा, तो आपको क्या लगता है, रॉक्स एक्सपैंड होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे? डेफिनेटली रॉक्स एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं जो रॉक्स के अंदर, आपको ये बात पता है कि रॉक्स इज कंपोज्ड ऑफ द मिनरल्स। तो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स है वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्सपैंड होंगे। जब रात का टाइम आएगा, जब ठंडी होगी, ठंडी मतलब रात के समय, क्या करेंगे, वो टेम्परेचर रिलीज होगा और वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेम कॉन्ट्रैक्शन, सेम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। कब? दिन रात चल रहा है, ठीक है, दिन रात हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, ये दिन रात हो रहा है। तो फिर इससे क्या होगा, अगेन फटीग। कौन सा फटीग? मेंटल फटीग नहीं, रॉक फटीग। फटीग मतलब ऑफ कोर्स बात है, टूटेगा ही ना फिर रॉक, वही बात है यहाँ पे। और रॉक टूटेगा तो हमको तो वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेदरिंग ही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से। जो हमने हाइड्रेशन पढ़ा था, याद करिए आप, हाइड्रेशन, उसमें क्या करते थे, मिनरल्स क्या ऑब्जॉर्व करते, वाटर ऑब्जॉर्व कर रहे थे। यहाँ पे क्या ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं टेम्परेचर। चलिए, वेरियस मिनरल इन द रॉक पोजेस देयर ओन लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ भाई, सबका अपना अपना लिमिटेशन है, ठीक है। सब थोड़ी मतलब देखिए, अभी ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि हर एक यहाँ पे जो मिनरल है अपने हिसाब, हर एक यहाँ पे मिनरल है वो अपने हिसाब से एक्सपैंड होगा, अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये भी डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कितनी लाइट यहाँ पे कितने सनलाइट है, कितना हीट है, वो भी डिपेंड करता है ना। यहाँ पे रेगिस्तान वाले एरिया में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा काफी फास्ट होगा, क्योंकि अभी हीट काफी ज्यादा है।
आप अगर देखोगे ऊपर चले जाओगे हमारे पोलर रीजन में, वहां पे आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से, हीट की वजह से देखने को नहीं मिलेगा। रीजन है ना आपको, वहां पे अलग चीजें हैं। देखिए बिकॉज ऑफ द डायurnal, डायurnal मतलब दिन रात, दिन रात, सुबह शाम, दिन रात, ठीक है, रात सुबह। चेंज इन द, अच्छा ज्यादा ही हो गया नीचे, चेंज इन द टेम्परेचर, दिस इंटरनल मोमेंट अमॉन्ग द मिनरल ग्रेन्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ, सुपरफिशियल में तो ऊपर की लेयर, ऊपर की लेयर ऑफ द रॉक टेक प्लेस रेगुलरली, वही तो बोल रहा आपको रेगुलरली। अब जब हमको पढ़ाई करने को बोल दो तो हम बोलते हैं हम रेगुलरली क्यों करें, जबकि देखो नेचर कितना अपने आप को तोड़ता है रोज, और हम एक दिन तोड़ते हैं तो बोल देते हैं अरे कितना टूट रहे हैं हम। चलिए सीखने वाली बात है नेचर से। दिस प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव इन द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई एलिवेशन वेयर डायurnal टेम्परेचर चेंजेस आर ड्रास्टिक, मतलब बहुत फास्ट चेंज होते हैं। अब देखिए ज्यादा नहीं, इट मेक द कंटिन्यूअस फटीग, किसके बीच में, रॉक्स, रॉक्स को वीक कर देते हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से फिर हमें क्या मिलता है, फ्रैक्चरिंग आती है उसके अंदर, और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, वो सब तो पढ़ लिया हमने। ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग, मतलब हीटिंग कूलिंग ये सब हो रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यही तो बताया मैंने आपको। एंड देयर सब्सिक्वेंट एक्सपॉइलेशन, मतलब सब्सिक्वेंट लेयर्स फॉर्म द सर्फेस रिजल्ट इन स्मूथ राउंडेड सर्फेस इन द रॉक, लाइक ग्रेनाइट का हो गया। इसमें ही हमें टॉर देखने को मिलता है, जरा टॉर सर्च कर लें, टॉर के पिक्चर देख रहा था मैं, पर उतनी मुझे मिली नहीं। तो ग्रेनाइट के टॉर अपने को देखने को मिलता है, बड़े बड़े बाउल्डर्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं, पूरे स्मूथ हो जाते हैं ऊपर से, क्योंकि इतना ऊपर से इसका वो रखा है, इसके ऊपर की लेयर गायब हो रखी है, ठीक है, तो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, चिकने चिकने। ओके, तो टॉर, ऐसा कोई टॉर से डरना नहीं है, टॉर कोई ब्राउजर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। टॉर बेसिकली क्या है कि बड़े बड़े जो बाउल्डर्स होते हैं जो पूरी तरह से ना टूट टूट के बन चुके हैं, एक तरह से उसके ऊपर की लेयर गायब हो चुकी है और कंटिन्यूस इरोजन उसके ऊपर हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस उसके ऊपर वेदरिंग हो रही है, लेकिन अपने आप पे काफी चिकने उकने दिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देख बताइए इसमें कुछ था ऐसा, ये तो मैंने लाइन पढ़ के बताया तो थोड़ा लंबा गया, अदरवाइज इसका मैं आउटकम क्या निकाल रहा हूं, मैं आउटकम तो ये निकाल रहा हूं ना मैं कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रेगुलरली हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वजह से फ्रैक्चरिंग होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखो, कंटिन्यूअस फटीग वही तो आपको बताया मैंने। चलिए, कुछ यहाँ पे कोई यूज हुआ अपना ये केमिकल चीज यूज नहीं हुई है, टेम्परेचर। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और चीज। अब ये तो हो गया भाई, हमने समझ लिया ये ड्राई वाले एरिया में तो पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम पोलर की बात करते हैं, देखिए हमारा क्या है, अर्थ है, मान लीजिए ये अपना ट्रॉपिकल एरिया है, जब मैं पोलर की तरफ बढ़ूंगा वहां पे भी तो होना चाहिए, वहां पे भी तो रॉक्स टूटते हैं, वहां पे क्या रीजन है, देखिए वहां पे भी समझा देता हूं आपको भाई, समझ लेते हैं फिर आराम से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वहां पे भी भाई अपने रॉक्स बना देता हूं, रॉक है हमारा। अब आपको बताता हूं मैं, रॉक में क्या छोटे छोटे गैप होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे गैप होते हैं, गैप ऐसे गैप बने, छोटे छोटे गैप हैं ऐसे, इसके अंदर गैप बने होते हैं, और जिसके अंदर वाटर घुस जाता है, इसके अंदर वाटर घुस जाएगा। अब बताइए दिन के टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा वो थोड़ा वेदर क्या होगा, हॉट होगा, हॉट मतलब उतना भी हॉट नहीं होता, लेकिन ठीक है इतना होता है कि मतलब बर्फ थोड़ी सी पानी बन जाए। तो दिन के टाइम पे या समर सीजन में आप वही बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये वाटर के फॉर्म में रहेंगे। जैसे ठंडी आएगी क्या होगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, बोलेंगे भाई ये देखिए अभी ये ऐसा स्पेस है, इसमें पानी था पहले, पानी 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 ब्रू है पानी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ठंडी बढ़ी ये पूरी तरह से अब आइस बन जाएगा। जब आइस बनेगा तो मुझे बताइए उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, उसका एक्सपैंड करेगा ना, वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा तो क्या बोलेगा, ए जगह दो, तुम जगह दो, थोड़ा सा इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। ये अपना एरिया एक्सपैंड करेगा, पहले इतना था फिर थोड़ा सा इतना हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद इतना हो जाएगा, एक टाइम बोलेगा एक काम करो तुम क्रैक बन जाओ यहाँ पे, ऐसे बीच में क्रैक आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा प्रोसेस। अब किसकी वजह से होता है, फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग, फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग, समझे आप, मतलब जब फ्रीज हो रहा है तो एक्सपैंड हो रहा है, जब अनफ्रीज हो रहा है तो वाटर के फॉर्म में रह रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो रॉक्स हैं उसके बीच में क्रैक्स डेवलप होंगे। अब वो क्रैक्स ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अभी हम क्रैक्स ही पढ़ रहे हैं ना। वेदरिंग क्या है, हाउ रॉक्स आर ब्रेकिंग, वही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब पढ़ लेते हैं, ये देखिए अच्छे अच्छे टर्म, फ्रीजिंग, थॉनिंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, ये अच्छे अच्छे टर्म्स लिख रखे हैं। सिंपल क्या है, फ्रॉस्ट वेदरिंग occur due to the growth of ice within the pores and the cracks of rocks during the repeated cycle of freezing melting। क्या था, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, यहां पे क्या है, फ्रीजिंग मेल्टिंग, इसी की वजह से होगा। समझे आप क्या होगा, ये देखिए कहानी वही है। देखिए
Glacier areas are subject to frost wasting daily. In the process, the rate of freezing is important. Rapid freezing, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है. Rapid freezing of water cause sudden expansion and the high pressure. अब rapid freeze हो गया, जो water था उसके अंदर इतना अचानक से भाई वो expand हुआ कि बीच में क्रैक डेवलप हो गया. ठीक है, वही बात यहाँ पे बताई गई. देखिए जरा, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से. पानी भरा, फिर आइस बनेगा, तो देखिए थोड़ा सा उसने और एक्स्ट्रा जगह मांगा, बोले आपको जगह दो, फैलना है. फिर क्या हुआ, थोड़े दिन तक ऐसे चलता रहा. फ्रीजिंग मेल्टिंग चला, क्या बन गया, क्रैक्स डेवलप कर दिया. रिपीटेड साइकिल. इसलिए बोलता नेचर बहुत तोड़ता अपने आप को. हमको लगता है कि हम ही तोड़ रहे हैं. नेचर जैसा बनो. चलो, तो बात हो गई, समझ में आ गई. तीसरा हमने क्या पढ़ा, फ्रीजिंग. तो मेरे हिसाब से टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा वैसा दम नहीं था. अब और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कुछ. अच्छा, अपने अब डेजर्ट एरिया में कैसा होगा. डेजर्ट में कैसा होगा, डेजर्ट में तो पानी ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं. अगेन हमारा क्या है, ये हमारा रॉक है. कुछ ऐसा पोर्स इसमें भी बनेंगे. ऐसे पोर्स, ऑफ कोर्स रॉक्स में से स्पेस तो रहते ही हैं, पोर्स रहेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी घुस गया. ठीक है, अब वहां पे तो बहुत खतरनाक वाला एक्सपेंशन, खतरनाक वाला होता है, इवापोरेशन होता है. उन एरिया की बात करता हूँ जहां पे थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है. उन एरिया की मैं बात कर रहा हूं मैं, जहां पे थोड़ा बहुत पानी उनी मिल जाता है भाई, वहां पे रॉक्स एब्जॉर्ब कर ले. तो अभी देखिए, लेकिन वहां पे इवापोरेशन बहुत फास्ट है, क्योंकि हीट बहुत जाता है वहां पे डेजर्ट में. तो जब पानी इवापोरेट हो गया यहाँ का, तो यहाँ के सॉल्ट बच जाते हैं ना इसके अंदर. अब आपको देखने को मिलेगा कि जो डेजर्ट में जो वाटर है उसके अंदर सॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सॉल्ट तो रहेगा ही उसके अंदर. तो सॉल्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा. तो एक टाइम पे क्या होगा भाई, ये इसको बीच में अगेन से, जैसे इसने आइस ब्रेक कर दिया, उसने सॉल्ट की वजह से वो ब्रेकिंग हो जाएगी. बस इतनी सी बात है यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. चलो आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ये देखिए, ये आपको आइस वाला एग्जांपल था. वैसे देखिए कैसे मस्त क्रैक बना है यहाँ पे. आइस वाला एग्जांपल है, आपको फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग मेल्टिंग फ्रीजिंग बिल्डिंग वही है. चलिए सॉल्ट वेदरिंग देखते हैं. सॉल्ट इज अ रॉक एक्सपेंडेड ड्यू टू द थर्मल एक्शन मतलब हीट मतलब क्या, टेम्परेचर. यही पढ़ा ना मैंने, हीट और टेम्परेचर, इसी की तो बात की. हाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन. देखिए हाइड्रेशन क्या होगा, जब पानी मिलेगा उसे. अगेन अब देखिए थर्मल एक्शन होगा, पानी निकल गया, क्या बचा वहां पे, सॉल्ट बचे. वही बात है. मेनी सॉल्ट एग्जांपल है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड. Expansion of these salt depend on the temperature and the thermal property. क्या है, high temperature range between 30 to 50 degree of surface temperature in desert favors salt expansion. जब जैसे ही हीट बढ़ेगी, जो सॉल्ट वहां पे जमा है वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करने लगेंगे. बात खत्म. अब बताओ सॉल्ट क्यों जमा रह जाएंगे, क्योंकि भाई डिजर्ट वाला एरिया है, वहां का वाटर क्या कंज्यूम करेगा, वाटर के अंदर सॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा. वाटर उड़ गया, क्या बचा, सॉल्ट अपने आप को एक्सपैंड करेंगे हीट में. बस वही तो बात है यहाँ पे. उसी की वजह से फिर क्या मिलेगा अपने को, दैट विल लेड टू द फ्रैक्चर इन द क्रॉक्स. सॉल्ट वेदरिंग में और कुछ भी नहीं है, वेदरिंग में कुछ भी नहीं है. सो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस इन एरिया विद अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग. उसी एरिया में होगा. ऑफ कोर्स सारे एरिया में हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पानी नहीं है यार. कुछ अभी जहां पे पानी नहीं वहां पे मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे पानी तो मिलना चाहिए ना. तो उसके एरिया में हो सकता है जहां पे पानी अवेलेबल है, जहां पे भाई सूखा मतलब पानी आ रहा है जा रहा है, जैसे ओशन के आसपास. अभी कच्छ वाले रीजन में वहां पे थोड़ा सा मतलब जो पानी आ जाता है अपने इसकी वजह से, ओशन वाटर आ जाता है, उसके आसपास के आपको रॉक्स उस तरह से ब्रेक होते मिलेंगे. चलिए, तो ये आपको, तो हमने कितने टाइप पढ़े भाई, फिजिकल वेदरिंग के हमने कितने टाइप पढ़े. हमने पहला पढ़ा अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन. आपको पता है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में हमने क्या मिला भाई, हमें एक्सपॉइलेटेड टॉर मिला, हमें एक्सपॉइलेटेड डोम्स मिले. उसके बाद हमने टेम्परेचर चेंज की वजह से पढ़ा, टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन. फिर थर्ड हमने पढ़ा फ्रीजिंग, पोलर वाले एरिया की. फिर हमने डिजर्ट वाले एरिया की बात की, सॉल्ट एक्सपैंड होता है एट द हाई टेम्परेचर. ये 4 हमने टाइप पढ़े फिजिकल वेदरिंग के. होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी. ओके, चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग. क्या होती है भैया, बायोलॉजिकल वेदरिंग. देखिए यार, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर बताओ क्या सोचो, क्या मिलता है आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर. आपको मिलेंगे भाई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. करेक्ट, हमारे पेड़ हो गए, ट्री भी कहीं से निकल जाएंगे, उनकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाएगा. यही सब तो आपको मिलेगा बायोलॉजिकल वेदरिंग में. देखिए इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है. देखिए क्या है भाई, ड्यू टू द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
बुरिंग वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, टर्माइट, रोडेंट, ये इसके अंदर होल होल करते रह रहे हैं भाई, यही इनका चल रहा है। ओके, हेल्प इन द एक्सपोजिंग द न्यू सरफेस टू केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ द मॉइस्चर। वही होल होल बनाने का काम है इनका। और क्या है, डिकेइंग प्लांट एनिमल मैटर हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमिक कार्बोनिक एंड अदर एसिड व्हिच एनहांस द डिके एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द अदर एलिमेंट। प्लांट रूट जब निकल के कुछ नया प्लांट आ गया, देखिए यहाँ पे ये देखिए अंदर से निकल के आ गए, बोले हमने सीधा पत्थर ही तोड़ दिया, इतना दम था हमारे अंदर, हमको बाहर निकलने की बहुत जल्दी थी। ये सब होता है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में कुछ दम नहीं है, आपको सिंपल आप पढ़ के समझ सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग आपको बता दिया, केमिकल वेदरिंग आपको बता दिया ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। चलिए अब आपको थोड़ा सा आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं कुछ चीज और लाया हूं। ये बहुत अच्छा बॉक्स लगा मुझे, मैं आपको समझा देता हूं। मैं When the rock undergo weathering, weathering मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है। कैसा प्रोसेस, इन सीतू प्रोसेस है, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं। some material are removed through the chemical और physical leaching, वही तो पढ़ा हमने, केमिकल और फिजिकल लीचिंग पढ़ लिया हमने। by ground water and the thereby the concentration of the remaining valuable material increases, जो हमें अर्थ सरफेस को लीच होके क्या मिल जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। Without such weathering take place, the concentration of same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process and refine. That's why it is called enrichment. मतलब जो लीच करके जो सॉइल को हमें सब मिनरल्स मिलते हैं, तो दैट इज ऑफ बेनिफिट फॉर द फार्मर्स। आपको देखने को मिलता है, जब हमने सॉइल पढ़ा था तो मैंने बात की थी आपको कि सॉइल के अंदर जो बहुत सारे मिनरल होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, और रॉक पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था मैंने, हमारे डेक्कन प्लेटू के अंदर कौन से सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, जिसके अंदर आपको लाइम की क्वांटिटी मिलती है, जिसके अंदर आपको पोटाश की क्वांटिटी मिलती है। क्या है, दीज आर द ऑल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रॉक। ओके, तो दिस इज ऑल। और इसमें एक्सप्लॉइट, अभी देखिए एक्सप्लॉइटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, क्या मिलता है आपको एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। ये सब चीजें आपके लिए मैंने लिख दी हैं, इट इज ऑल टेकन फ्रॉम द बुक, ऑल्दो मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। तो हमने अभी तक हमने वेदरिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मास मूवमेंट कर लेंगे या मास वेस्टिंग कर लेंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इरोजन कर लेंगे हम लोग, हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर लैंड फॉर्म कर लेंगे, और इसके बाद भी कुछ किसी को अगर तसल्ली नहीं हुई तो अर्थक्वेक भी कर लेंगे। तो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आई जाएगी थोड़ी देर में। चलिए मिलते हैं।